नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। निफ्टी बैंक एक्सपायरी पर बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद। लगातार दूसरे दिन गिरे सेंसेक्स और निफ्टी। ऑटो फार्मा शेयरों में रही बिकवाली। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही। फ्लैश फ्लड में बहे सेना के 23 जवानों की तलाश जारी। सिक्किम के अधिकांश जिलों में बर्बादी का मंजर। सड़कें, बांध और पुलों को भारी नुकसान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंची ईडी की टीम। दिल्ली शराब घोटाले केस में तलाश। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने भेजा समन। ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के प्रमोशन में कैश पेमेंट लेने का आरोप। ईडी की लिस्ट में 15 से 20 सेलेब्स के नाम। मोदी सरकार का महिलाओं को तोहफा। उज्ज्वला स्कीम में सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर की। कैबिनेट की बैठक में फैसला। स्कूल कॉलेज में बनेगी मेंटल वेलनेस टीम। टीचर और पेरेंट्स को दी जाएगी मेंटल हेल्थ से जुड़ी ट्रेनिंग। सुसाइड प्रिवेंशन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 74 मेडल के साथ एशियन गेम्स में भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन। 11वें दिन आर्चरी कंपाउंड मिक्स टीम में ज्योति और ओजस ने जीता गोल्ड। बॉक्सिंग में लवलीना का सिल्वर। खबरों की शुरुआत हमारी एक खास मुहिम से। दरअसल मेडिक्लेम लेने वालों की संख्या हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, लेकिन जब क्लेम लेने की बारी आती है तो राहत के बजाय आफत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम, क्लेम में गेम क्यों। और अपनी इस खास मुहिम में हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार मोटी रकम प्रीमियम के तौर पर चुकाने के बावजूद बीमा कंपनियां मेडिक्लेम देने में क्यों आनाकानी करती हैं। इसमें हर रोज एक खास आपबीती हम आप तक लाते हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो लकड़ी के मंदिर से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। रेगुलर मेडिक्लेम का प्रीमियम भी वो इसी से चुकाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी ने पहले तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया और फिर काफी मशक्कत के बाद इनका पेमेंट कंपनी ने किया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है अहमदाबाद के राजेश ताराचंदानी। लकड़ी के मंदिर बनवाकर बेचने का कारोबार करते हैं। मध्यवर्गीय राजेश भाई ने HDFC अर्गो से मेडिक्लेम पॉलिसी ली ताकि जरूरत पड़ने पर वो बड़े खर्च से बच जाएं। लेकिन जब ये बीमार पड़े तो कंपनी ने पहले तो पूरा क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। मेरे को तकलीफ थी पथरी की, तो मैं दीपक जोशी के पास गया था। तो उन्होंने सब देखा, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर ऑपरेशन जब किया तब फाइल दी मैंने एजेंट को। तब मैसेज आया था भाई 1-2 चीज़ छूटती है। तो मैंने वहाँ सबको वहाँ पहुँचा दी कंपनी में। कुछ 1-2 कागज़ कम होता था। फिर 4 दिन बाद मैसेज आया कि आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है। मेरे को मैसेज आया, एजेंट को मैसेज आया। फिर दूसरे दिन कंपनी का फ़ोन आया था, भाई आपका फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है। जब इस बारे में हमने HDFC अर्गो से बात की तो उनका कहना था कि इस मामले में देरी से क्लेम देने की बात गलत है। इंटीमेशन के महज 15 दिन बाद ही क्लेम सेटल कर दिया गया था। लेकिन पॉलिसी होल्डर की तरफ से जो दस्तावेज CNBC आवाज को मुहैया कराए गए हैं वो इस जवाब से मेल नहीं खाते हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक 29 जुलाई को HDFC अर्गो की तरफ से राजेश ताराचंदानी को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि क्लेम के लिए दिए गए सभी दस्तावेज की समीक्षा करने के बाद कंपनी इस नतीजे पर पहुंची है कि आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके जिस इलाज पर खर्च किया गया है वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर की लिस्ट में शामिल है, यानी वो मेडिक्लेम के दायरे में नहीं आता है। हालांकि पॉलिसी होल्डर राजेश ताराचंदानी का कहना है कि पहली बार में जब क्लेम रिजेक्ट कर दिया उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर अपनी गाढ़ी कमाई से 4 साल तक सालाना 18,500 का प्रीमियम चुकाया था। TPA के कई चक्कर काटे, फिर क्लेम मिल पाया। राजेश भाई जैसे मध्यम वर्गीय परिवार यह सोचकर बीमा लेता है कि कहीं न कहीं इनको यह बीमा काम आ जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की नादानियत के कारण न केवल ऐसे मरीज परेशान होते हैं, लेकिन समूचे इंश्योरेंस कंपनी की साख पर भी धब्बा लग जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और ऐसे ही मेडिकल ग्राहकों को क्लेम देने में कंपनियों की आनाकानी के खिलाफ CNBC आवाज की मुहिम क्लेम में गेम क्यों देखना मत भूलिए, रोज शाम 5 बजे। और
अब बात करेंगे मोदी सरकार के कैबिनेट के अहम फैसले की। दरअसल दिवाली से पहले महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर की सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए करने का फैसला इसमें लिया गया। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। कैबिनेट के अहम फैसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बताएं जरा कैबिनेट की बैठक में और कौन कौन से फैसले लिए गए? कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो था उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 100 रुपए प्रति सिलेंडर अतिरिक्त सब्सिडी देने का। दरअसल अभी उज्ज्वला स्कीम के तहत जिन जिन लोगों ने एलपीजी का कनेक्शन ले रखा है वो जो अपना पैसा देते हैं तो उसमें सरकार 200 रुपए की सब्सिडी देती है जो सरकार उनके खाते में डाल देती है। अब सरकार 200 रुपए की बजाय 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देगी और उनके खाते में डालेगी, यानी पहले के मुकाबले 100 रुपए और ज्यादा सस्ता होगा उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर। अन्य जो फैसले हैं उसमें तेलंगाना को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मिसाल करके सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड बनाने का फैसला लिया गया। बता दूं कि तेलंगाना में टर्मरिक बोर्ड बनाने को लेकर के काफी ज्यादा आंदोलन हुआ था। हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उसके मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह टर्मरिक बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। तेलंगाना से जुड़ा हुआ एक और फैसला है, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसका भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। तीसरा फैसला लिया गया है वो है आपको खास तौर से बिहार के औरंगाबाद और गया को जैसे इलाकों को इससे काफी फायदा होगा। नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट पर जो बांध बनाया जाना है उसके लिए जो है अतिरिक्त खर्च करीब 2400 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च होना था, उस अतिरिक्त खर्च को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला जो हुआ है वो आपको हुआ है खासतौर से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव के लिए। वहां पे नए किराए के कानून को सरकार ने, टेनेंसी कानून को मंजूरी यहां पे दी है। इससे ये होगा कि वहां पे रेंटल हाउसिंग का मार्केट काफी ज्यादा बढ़ेगा, किराएदार रह सकेंगे और साथ ही साथ जो घर मालिक होंगे उनको भी किराएदार से पर्याप्त सुरक्षा मिल सकेगी। इस बात के प्रावधान किए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट के बैठक में लिए गए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और कैबिनेट के फैसले के बाद अब बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर की, जिनको ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने रणवीर कपूर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। रणवीर पर महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप है। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने जांच में पाया है कि कई लोग हैं जो महादेव ऐप से जुड़े, मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़े हैं। आपको बता दें कि इस केस में सिर्फ रणवीर कपूर का नाम ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में 15 से 20 सेलेब्स और भी हैं जो ईडी के रडार पर है। महादेव बुक ऐप और सट्टेबाज का एक मामला छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं, पुलिस ऑफिसरों और साथ ही उनके साथियों से जुड़ा हुआ है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शराब घोटाला मामले में आज ईडी ने दिल्ली में संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। शराब घोटाला केस में ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें संजय सिंह का नाम भी है। ईडी ने इस मामले में पहले संजय सिंह के स्टाफ सदस्यों और उनसे जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ की थी। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए लाई गई आबकारी नीति ने गुटबाजी को, यानी कि गुटबंदी को बढ़ावा दिया और साथ ही कुछ डीलरों को इससे फायदा पहुंचाया जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस केस में 1000 रेड पड़ चुकी है। संजय सिंह के घर पर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। देश भर में जातीय जनगणना और पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। क्या ये दोनों मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम में बादल फटने की घटना से भारी तबाही मची हुई है। यहां पर नॉर्थ सिक्किम के लोहकन झील के ऊपर बादल फटा, जिससे कि झील के नीचे की ओर लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसकी वजह से तिस्ता नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तो वहीं जल प्रलय में सेना के 23 जवान सहित 30 लोग लापता हो गए हैं और सेना के करीब 41 गाड़ियां कीचड़ में डूब गई हैं। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन सेना को बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का यहां सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है। इसके अलावा भारी बारिश और बाढ़ से सिक्किम के अधिकांश जो जिले हैं उसमें तबाही मची हुई है। यहां सड़कें, बांध, पुल सभी को भारी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, तेज बारिश के चलते दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं और पानी के तेज बहाव में यहां पर जो कलिंगपोंग का इलाका है वहां पर नेशनल हाईवे का जो हिस्सा है वो बह गया है, जिसकी वजह से सिक्किम से बंगाल का जो संपर्क है वो टूट चुका है। इसके अलावा उत्तर बंगाल और अन्य इलाकों में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे उत्तर और दक्षिण बंगाल में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट रही। इसी गिरावट के साथ बाजार हरे निशान पर आज बंद हुआ। सेंसेक्स की अगर बात करें तो ये 286 अंक गिरकर 65,226 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 93 अंक गिरकर 19,436 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 435 अंक गिरकर 43,964 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में रही। ऑटो फार्मा शेयरों में बिकवाली देखी गई, तो वहीं IT शेयरों में हल्की खरीदारी रही। और पेंटिंग, स्केचिंग, डांस या फिर पोएट्री, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए थेरेपी का काम कर सकते हैं। दिल्ली के एम्स में एक अनोखे मेंटल हेल्थ उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पारंपरिक सोच को बदलने की कोशिश की गई। देखिए इस रिपोर्ट में। खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। एक ऐसी जगह जहां आप कुछ भी बोल सकें, एक दीवार जहां आप कुछ भी लिख सकें, ये सब आपके मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी से कम नहीं। आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और OCD जैसे कंडीशन आम हैं। एम्स के मेंटल हेल्थ उत्सव का फोकस मेंटल वेलनेस है। हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम इलनेस की बात करते हैं, हम डिप्रेशन की बात करते हैं, हम सुसाइड की बात करते हैं, सुसाइड की बात करते हैं, हम तो हेल्थ की बात ही नहीं करते हैं। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने फिर प्लान किया और डिस्कस किया और 2014 से लेके अब तक हम लोग हर साल मनाते हैं मेंटल हेल्थ फेस्टिवल। चित्रकारी, फेस पेंटिंग, स्केचिंग या फिर कविता पाठ, यहाँ युवाओं ने अलग अलग माध्यम से अपनी बात रखी। जैसे युवा कवि कबीर ने एंजाइटी जैसे मुद्दे पर ये कविता लिखी। The night bird sings in the dead of night as I lay my head on the pillow. The monster creeps out from under my bed and asks me why I am so mellow. I have nothing to answer, no anecdote to recount, no poem to recite, nothing but a story which begins from the end, the dead of night. मेंटल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस फेस्टिवल का ये 10वां एडिशन है। इस बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सेदारी ली। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आप सोचे कोई मुस्कुराता हुआ इंसान। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आप याद करें कि कोई कवि अपनी कविता लिख रहा है। मैं बोलूँ मेंटल हेल्थ, आपको याद आए कि डांस करते हुए क्या जो मुस्कान आती है, जो कर रहा है उसको भी और देखते हुए भी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें इस देश में। इस बार का हमारा थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट। भारत में इस वक्त करीब 4 लाख लोगों पर सिर्फ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। ऐसे में इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के फेस्टिवल काफी उपयोगी हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और सुसाइड प्रिवेंशन और छात्रों की मेंटल हेल्थ को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। क्या है इन गाइडलाइंस में और ये कितने असरदार होगी, कंज्यूमर अड्डा में आज इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57 पर।
और अब बात करेंगे एशियन गेम्स 2023 की, जिसमें भारतीय टीम ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया है। भारत ने कुल 74 पदक हासिल किए हैं। इससे पहले 2018 में भारत ने कुल 70 पदक हासिल किए थे। 11वें दिन भारतीय टीम ने अब तक 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। ओजस देवताले और साथ ही ज्योति वेन्नम ने मिक्स्ड टीम में कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में भारत को 16वां गोल्ड मेडल दिलाया। तो वहीं लवलीना की अगर बात करें तो उन्होंने महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इसके अलावा स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में अनहत और अभय की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मुक्केबाजी में प्रवीण हुड्डा को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। मंजू रानी की अगर बात करें और साथ ही राम बाबू की जोड़ी, तो इन्होंने मिक्स्ड 35 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस तरह भारत ने अब तक 74 मेडल जीत लिए, जिसमें से 16 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर शामिल हैं और साथ ही इसमें 31 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार। एफएनओ गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में एफएनओ सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर।